आज हम भारत के संविधान की प्रमुख विशेषताओं का अध्ययन करेंगे। भारत के संविधान की क्या क्या प्रमुख विशेषताएं हैं। भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, एक लिखित और एक अलिखित संविधान होता है। भारत का संविधान, अमेरिका का संविधान, इसी प्रकार अन्य देशों के संविधान अधिकांश लिखित रूप में है, लेकिन ब्रिटेन का संविधान जो है वह अलिखित रूप में है, वह लिखा नहीं गया है। भारतीय संविधान में मूल रूप से देखा जाए तो एक प्रस्तावना था, 395 अनुच्छेद थे जो 22 भागों में बांटा गया था और उसमें 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में इसमें एक प्रस्तावना है, 395 अनुच्छेद हैं, इसको 25 भागों में बांटा गया है और 12 अनुसूचियाँ हैं। अनुच्छेद 350 ही कहे जाएंगे। बीच बीच में उपखंडों के रूप में कुछ चीज़ें जोड़ी गई हैं, लेकिन उन्हें अनुच्छेद के रूप में नहीं लिया जाता है। इस प्रकार आज भी भारत के संविधान में 395 अनुच्छेद हैं। अब हमारा जो संविधान है वह विभिन्न देशी और विदेशी स्रोतों से निर्मित है। अगर भारत का संविधान देखें तो यह लगभग 60 देश के संविधान की जो अच्छी बातें थी उससे लिया गया है। जैसे मौलिक अधिकार अगर देखा जाए तो अमेरिका से लिया गया है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत अगर देखा जाए तो आयरलैंड से लिया गया है। लेकिन सबसे ज़्यादा जो है अधिकांश भाग ब्रिटेन के संविधान से प्रेरित है। कुछ अन्य प्रावधान भी हैं जो हमारे संविधान में लिए गए हैं, जैसे कनाडा का संविधान हुआ, ऑस्ट्रेलिया का संविधान हुआ, जर्मनी, रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि देशों के संविधानों से भी जो अच्छी अच्छी बातें थी या अच्छे अच्छे प्रावधान थे वो भारत की आवश्यकता के अनुसार लिए गए हैं। और सबसे ज़्यादा प्रभाव अगर भारतीय किसी परंपरा का पड़ा है तो वह भारतीय शासन अधिनियम 1935, जिसके तहत भारत में शासन चल रहा था। इसके लगभग 200 से ज़्यादा अनुच्छेद या तो संशोधित करके या तो उसी रूप में क्या है ग्रहण कर लिए गए हैं। तो इतने ज़्यादा देशों से संविधान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं के लेने के कारण इसे उधार का थैला या उधार लिया गया संविधान कहा जाता है। लेकिन ऐसी बात नहीं है, क्योंकि भारतीय मनुष्यों ने उसमें भारत के अनुसार परिवर्तन करके उसको अपनाया है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि हमारा जो संविधान है वो नम्यता और अनम्यता दोनों का समन्वय है। नम्यता का अर्थ होता है ऐसा संविधान जो आसानी से बदला जा सके, और अनम्यता का अर्थ होता है कि ऐसा संविधान जिसे आसानी से न बदला जा सके। तो अमेरिका के संविधान देखेंगे तो यह अनम्यता का उदाहरण है, अर्थात इसे आसानी से नहीं बदला जा सकता है। जबकि अगर ब्रिटेन का संविधान देखें तो संसद इसे बहुत आसानी से परिवर्तित कर सकती है। ठीक, तो इस प्रकार से भारतीय संविधान देखें तो इसमें अमेरिका और ब्रिटेन दोनों के संविधानों का मिश्रण है, अर्थात न तो यह ज़्यादा नम्य है और न ही यह अनम्य है, अर्थात न तो ज़्यादा यह लचीला है और न ही बहुत कठोर है। अगला जो प्रावधान हमारे भारतीय मनुष्यों ने भारतीय संविधान में अपनाया तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण है एकात्मकता के साथ जो झुकाव है, एकात्मकता के साथ झुकाव है संघीय व्यवस्था की ओर। एकात्मकता का मतलब होता है कि सरकार केंद्र के हाथों में केंद्रीकृत रहेगी, अर्थात अधिकांश शक्तियाँ केंद्र के हाथों में रहेगा। ठीक, और संघीय का मतलब होता है कि शक्तियाँ केंद्र के हाथों में नहीं रहेगी, वह विभिन्न इकाइयों में बांट दी जाएगी। अब देखिए जो लक्षण भारतीय संविधान में संघ के लक्षण हैं, जैसे दो सरकार का होना, एक केंद्र में एक अलग सरकार होती है, राज्यों में अलग सरकार होती है। शक्तियों का विभाजन होता है, केंद्र की शक्तियाँ अलग हैं और राज्य की शक्तियाँ अलग हैं। लिखित संविधान का होना,
संविधान का सर्वोच्च होना अर्थात संविधान सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं है। हमारे यहाँ स्वतंत्र न्यायपालिका है, न्यायपालिका में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। 2 सदनों का है होना, ये सब लक्षण जो हैं, 2 सदन जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है, राज्यसभा है केंद्र स्तर पर, तो ये सब संघीय व्यवस्था के लक्षण हैं। अब कुछ लक्षण ऐसे हैं जो कतिपय परिस्थितियों में हमारे यहाँ एकात्मकता को भी दर्शाते हैं, जैसे सशक्त केंद्र का होना। अगर आपातकाल या अन्य स्थितियाँ उत्पन्न हो जाती हैं तो केंद्र शक्तिशाली हो जाता है। हमारे यहाँ एकल संविधान है, चाहे वह राज्य हो चाहे केंद्र हो, सब में एक ही संविधान लागू होता है। एकल नागरिकता है, चाहे कोई व्यक्ति असम में हो या कोई व्यक्ति मध्य प्रदेश में हो, उत्तर प्रदेश में हो, उसकी एक ही नागरिकता होगी, वह भारतीय। एकल न्यायपालिका है, सर्वोच्च न्यायालय ही क्या होता है, सभी न्याय का मुख्य परामर्शदाता होता है। अखिल भारतीय सेवाएं, केंद्र द्वारा राज्यपाल की नियुक्ति, ये सभी लक्षण जो हैं एकात्मकता की ओर जाते हैं। अब यहाँ आप देखेंगे कि संविधान में एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था है, लेकिन कहीं भी संघीय शब्द का उल्लेख नहीं किया गया है। अगली जो विशेषता हमारे भारतीय संविधान की है वह सरकार का संसदीय रूप जो है ब्रिटेन के संसद से लिया गया है भारत में, क्योंकि उससे भारतीय ज़्यादा पूरी तरह से परिचित थे। इसलिए भारतीय मनीषियों ने ब्रिटेन के संविधान के संसदीय रूप को अपनाया। इसकी प्रमुख विशेषताएं जो भारतीय परंपरा के अनुसार हैं, जो भारत में हैं, तो हैं सबसे पहली जो विशेषता है इसकी संसदीय स्वरूप की, वो है वास्तविक एवं नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में होती है, लेकिन जो नाम मात्र के कार्यपालक शक्ति होती है वह राष्ट्रपति में होती है। यहाँ पर केंद्र स्तर पर प्रधानमंत्री क्या होता है, सरकार का मुखिया होता है, और राज्य स्तर पर मुख्यमंत्री सरकार का नेतृत्व करती है। जिस भी दल को सबसे ज़्यादा वोट मिलता है अर्थात बहुमत मिलता है, उसी दल की सरकार बनती है। हमारे यहाँ भारतीय संविधान में लोकसभा जो निचला सदन है, लोकसभा केंद्र स्तर पर, और विधानसभा जो राज्य स्तर पर पाई जाती है उसका सामान्यतः 5 वर्ष में विघटन होता है, लेकिन कुछ परिस्थितियों में 5 वर्ष से पहले भी हो सकता है। विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता रहती है। कोई भी मंत्री विधायिका का सदस्य बिना हुए 6 महीना से ज़्यादा वह मंत्री पद पर नहीं रह सकता है। तो अब अगली जो विशेषता हमारे संविधान की है वह है एकीकृत एवं स्वतंत्र न्यायपालिका। हमारे यहाँ एकीकृत न्याय व्यवस्था है। सर्वोच्च स्तर पर सुप्रीम कोर्ट है, सर्वोच्च न्यायालय है, उसका मतलब जो न्याय, उसे न्याय का झरना भी कहा जाता है, क्योंकि सबसे जो भी वह न्याय दे देगी वह पूरे भारत में लागू होगा। इसलिए हमारे यहाँ एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका है। मौलिक अधिकार का भी जिक्र हमारे यहाँ है। हमारे यहाँ 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। भाग 3 में, संविधान के भाग 3 में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये 6 मौलिक अधिकार हैं। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 में उसका जिक्र किया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार, इसका जिक्र 1922 में किया गया है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस प्रकार से वर्तमान में हमारे भारतीय संविधान में 6 प्रकार के अधिकारों का जिक्र किया गया है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ था उस समय 7 मौलिक अधिकार दिए गए थे, लेकिन जो संपत्ति का अधिकार है उसको 44वें संविधान संशोधन 1978 यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे 88 हो गया है। 1978 द्वारा उसको हटा दिया गया है और अनुच्छेद 300 के तहत भाग 12 में कानूनी अधिकार के रूप में मान्यता दे दी गई है। मतलब जो अधिकार मौलिक अधिकार था हमारे संपत्ति का, वो अब कानूनी अधिकार बन गया है।
मौलिक अधिकार का जो सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है वह है राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहित करना। अर्थात अगर किसी भी व्यक्ति का जो है अधिकारों का हनन होता, मौलिक अधिकारों का, तो वह कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उसको जाने का भी मौका मिलता है। वह राजनीतिक रूप से लोकतंत्र को क्या होती है, अग्रसर करती है, उसको आगे बढ़ने का लोगों को मौका देती है। एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। भारतीय संविधान में धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात कही गई है। भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, अर्थात किसी भी धर्म को भारत के धर्म के रूप में मान्यता नहीं देता है। इसका जिक्र आप 25 से अनुच्छेद 25 से लेकर अनुच्छेद 28 में देखेंगे। कोई भी धर्म जो है भारतीय धर्म के रूप में मान्यता नहीं दिया गया है। सबको अपनी आस्था के अनुसार पूजा करने का, मानने का, आचरण करने का पूरी तरह से छूट है। कोई भी हमारा राष्ट्रीय धर्म नहीं है। अगली जो भारतीय संविधान की विशेषता है वह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं और इसका वर्णन चौथे भाग में किया गया है। संविधान के चौथे भाग में किया गया है और अनुच्छेद 36 से लेकर 51 में इसका वर्णन मिलेगा। नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उनका जो मुख्य उद्देश्य है वह है कल्याणकारी राज्य की स्थापना। कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना इसका सबसे प्रमुख उद्देश्य है। अब अगले जो संविधान की प्रमुख विशेषता वह है मौलिक कर्तव्य। मूल संविधान में अगर देखें तो मौलिक कर्तव्य का जिक्र नहीं किया गया था जब मूल संविधान था, लेकिन 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर क्या है, इसको जोड़ा गया। उस समय 10 मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था, लेकिन वर्तमान में 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा एक और मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया है और इसको भाग 4 का में रखा गया है और इसमें अनुच्छेद 51 का के तहत इसको रखा गया है। इसमें अब 11 मौलिक कर्तव्य हैं जो वर्तमान में भी हैं। जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ उस समय वयस्क मताधिकार दिया गया और वयस्क मताधिकार की जो आयु निर्धारित की गई वह निर्धारित की गई 21 वर्ष। अर्थात जो व्यक्ति 21 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेता था उसे, अगर वह किसी भी धर्म का हो, जाति का हो, लिंग का हो, वह साक्षर है कि निरक्षर है, उसके पास संपत्ति है कि नहीं, इस प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा और उसके आधार पर उसे वयस्क मताधिकार का भागी माना गया। लेकिन 61वां संविधान संशोधन किया गया 1988 में और 21 वर्ष की जो आयु थी उसको घटाकर कर दिया गया है 18 वर्ष। अब कोई भी व्यक्ति जो 18 वर्ष का है वह वोट देने का अधिकारी हो जाता है। तो इस प्रकार से ये सार्वजनिक वयस्क मताधिकार था। अगला जो हमारे संविधान की प्रमुख विशेषता है वह आपातकाल प्रावधान है। अर्थात कि आपातकाल की परिस्थितियों से निपटने के लिए भी हमारे संविधान मनुष्यों ने जिक्र किया है। ये 3 प्रकार के आपातकाल हमारे संविधान में वर्णित किए गए हैं। पहला है राष्ट्रीय आपातकाल। युद्ध हो, आक्रमण हो, अर्थात युद्ध आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। सशस्त्र विद्रोह की बात कही गई क्योंकि 1975 में जो है आंतरिक उपद्रव के आधार पर क्या किया गया था कि राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया था। इसलिए 44वें संविधान संशोधन में इसकी भाषा को बदल दिया गया। जहां पर आंतरिक उपद्रव था उसको हटाकर वहां कर दिया गया कि सशस्त्र विद्रोह के आधार पर ही राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। अब तक 3 बार राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा चुका है। 1962 में चाइना के युद्ध के समय, दूसरी बार 1971 में जब पाकिस्तान से युद्ध हुआ उस समय किया गया था और तीसरी बार जो है इंदिरा गांधी द्वारा आंतरिक उपद्रव के आधार पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया गया है। दूसरा जो आपातकाल हमारे संविधान में वर्णित किया गया है वो राज्य में आपातकाल, जिसे राष्ट्रपति शासन के नाम से जाना जाता है। यह 2 प्रकार से होता है कि अगर मान लीजिए कि संवैधानिक व्यवस्था असफल हो जाती है तो 356 के तहत
उस राज्य में राज्य आपातकाल लागू किया जाएगा। एक और भी इसका जिक्र किया गया है कि राज्य केंद्र के अगर आदेशों का पालन नहीं कर पा रही है, उसके पालन करने में असफल हो जा रही है, तो 365 के तहत भी आपातकाल लगाया जा सकता है। इसको बहुत बार लगाया जा चुका है, 100 से अधिक बार कुल मिलाकर राज्यों में लगाया जा चुका है, सभी राज्यों में। अब अगला जो आपातकाल है वह है वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल अगर वित्त की कमी हो जाए, पैसे की स्थिरता में संकट उत्पन्न हो जाए, तो अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल लगाया जाना चाहिए। लेकिन अभी तक हम सौभाग्यशाली हैं कि भारत में अनुच्छेद 360 के तहत आपातकाल नहीं लगाया गया है। त्रिस्तरीय सरकार की व्यवस्था हमारे भारतीय संविधान में किया गया है। प्रारंभ में जो है केवल 2 प्रकार की राज्य व्यवस्था थी हमारे यहाँ, केंद्र की एक व्यवस्था थी, दूसरा राज्य में थी। लेकिन 1992 में 73वां संविधान संशोधन किया गया और स्थानीय शासन का प्रावधान किया गया। इसको 9वें भाग में जोड़ा गया है। इसमें 11 अनुसूची में इसको रखा गया है। इसमें 29 विषयों को रखा गया है स्थानीय शासन के तहत। 74वां संविधान संशोधन हुआ जो 1992 में किया गया है, जिसे नगर पालिका प्रशासन भी कहते हैं। इसको 9 का के तहत 12वीं अनुसूची में शहरी स्थानीय प्रशासन के तहत रखा गया है और इसमें 18 विषयों का जिक्र किया गया है। तो इस प्रकार से ये प्रमुख विशेषताएं थी जो भारतीय संविधान की थी। ठीक।